लेकिन सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। आज हमें जबलपुर जाना है, आज हमें पुदुचेरी जाना है और साथ में गाजियाबाद जाना है। जो जो जुड़ चुके हैं सब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे, और जो जो नहीं जुड़े हैं कोशिश चल रही है, उनको जोड़ने की तकनीकी दिक्कतें आती हैं, समय लगता है कभी कभी जोड़ने में। जबलपुर से शुरुआत कर रहा हूं। मेघा सोमानी जी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। मेघा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। मेघा मैम, आप क्या करते हो और कब से शेयर बाजार से जुड़े हो मैम? सर मुझे 1 साल करीब हो गया है और मैं हाउस वाइफ भी हूँ। और 1 साल पहले हस्बैंड करते थे, घर पे कोई करता था? इंटरेस्ट कैसे जागा, या आपका पहले से इंटरेस्ट था, बस मौका मिला 1 साल पहले? मेरे हस्बैंड करते हैं तो मैं अपना अलग से करने लगी हूँ। बस पहले मैं उनको देखते रहती थी। अब अलग से कर रहे हो मतलब आपने कुछ अपना कुछ स्टडी शुरू करी स्टॉक्स की, ऐसा कर रहे हो? नहीं, उन्हीं से पूछ के ले लेती हूँ सर। मैं वो जो लेते हैं वही मैं भी ले लेती हूँ। तो वो थोड़ा कम ले लेते होंगे कि मेगा तो ले ही रही है साथ साथ, तो मैं 10 की जगह 5 ले लेता हूँ, 5 मेगा ले लेगी, ऐसा होता है या अलग से? नहीं सर, अलग से लेती हूँ मैं, अपना पोर्टफोलियो अलग है। अच्छा, तो मेगा जी 1 साल कैसा रहा शेयर बाजार में? पैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है? नहीं सर, ज्यादा कुछ मुनाफा नहीं है, ठीक ठाक ही बोलूंगी मैं इसको। तो अब अपनी सेल्फ स्टडी शुरू करेंगे, हस्बैंड से डीकपल करेंगे अपन, है ना? ओके। पहला सवाल कौन सा आपका? सर मेरे पास CDSL है 1260 रुपीज पे 50 शेयर। तो अभी नीचे ही है, क्या करूं? ये लिया था तब एक लॉन्ग टर्म की बेट थी या किसी और रीजन से? उस समय गिरा हुआ था, सोचा ट्रेड ले लॉन्ग लेते? टर्म के लिए ही लिया है, लेकिन जब से लिया है नीचे ही नीचे आ रहा है करके। भाई राजेश सर, गुड आफ्टरनून। लंबी अवधि के लिए CDSL, इससे शुरुआत करते हैं। मैम की खरीद 1260 की है, 200-250 रुपए बाइंग से नीचे चल रहा है, और जब से लिया है गिरे ही चले जा रहा है। चलेगा नहीं चलेगा, करना क्या है इसके साथ? गुड आफ्टरनून आशीष जी, बाकी भी जो महिला मित्रगण हैं सबको नमस्कार। जहाँ तक CDSL का सवाल है, मैं समझता हूँ कि जो BFSI सेगमेंट को रिप्रेजेंट करती हुई 2 ही डिपॉजिटरी है भारत में, एक NSDL और CDSL। अब चूंकि सिर्फ CDSL लिस्टेड है, इसलिए प्ले करने का एक ही तरीका है कि CDSL के साथ ही जाया जाए। और अगर डीमैट अकाउंट के हिसाब से देखा जाए तो भारत की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी है, 8 करोड़ एक्टिव डीमैट अकाउंट्स हैं इसमें। चौथी तिमाही के नंबर्स थोड़े से दबाव में आए, सेल्स 9% के आसपास डाउन थी, बॉटम लाइन 19%। लेकिन मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में वापस से ये स्टॉक अच्छा चलेगा, क्योंकि फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। ये जो दबाव देख रहे हैं ये बाजार के कारणों से, पिछले 1.5 साल से बाजार दबाव में है। कुछ जो नए निवेशक भी कोविड के टाइम आए थे, वे थोड़ा सा हटते हुए नजर आए, इस कारण थोड़ा दबाव में। बट लंबी अवधि के लिए स्टॉक बिल्कुल बने रहना चाहिए, और किसी भी कारण से मौजूदा स्तर से 10-5% टूटता है तो ये भी ऐड कर सकती हैं। कोई दूसरे दर्शक जो हमें देख रहे हैं वो भी चाहे तो ऐड कर सकते हैं। होल्ड करिए, गिरावट में ऐड करिए, ज्यादा कंसर्न रहने की जरूरत नहीं है। फंडामेंटली तो अच्छे स्टेट में अच्छी नजर आती है ये कंपनी। राजेश सर, अभी ऑफिस में बैठे हो क्या आप? नहीं सर, आपके स्टूडियो में हूँ। इतनी आवाज, मुझे लगा आपकी ट्रेडिंग डेस्क है। हमारे ऑफिस वाले करके रहे वहां पे। अब ये तो ऑफिस वाले ही बता पाएंगे। पुडुचेरी से सरिता जैन जुड़ती हुई। सरिता मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून सरिता मैम। सरिता मैम, अपनी तो मुलाकात हो चुकी पहले ना? गुड आफ्टरनून आशीष जी, कई बार हो चुकी है मुलाकात। अरे वाह, देखा, पहचान तो याद आ जाता है मुझे सरिता मैम। सरिता मैम, आज कौन सा सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट, उससे शुरू करते हैं। आज मेरे पास फर्स्ट मैं पूछना चाहती हूँ सेंचुरी टेक्सटाइल पे। 50 स्टॉक है मेरे पास में 820 पे। तो क्या इसे लॉन्ग टर्म रखना चाहिए, या इसमें एक बार बीच में किसी एक्सपर्ट ने बोला था कि आप एवरेज कर लीजिए, तो एवरेज किया 75 हो गया स्टॉक, लेकिन ये चल ही नहीं रहा है। 50 की जगह 75 स्टॉक हो चुके हैं। 820 औसतन बाय प्राइस है ना सरिता मैम? हाँ जी। चल नहीं रहा है राजेश सर। सेंचुरी टेक्सटाइल्स अब तो बड़ा रियल्टी प्ले बनने की तैयारी है, बन रहा है। रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? मैंने एवरेज करा, उसके बाद भी नीचे चले जा रहा है, क्या करना है? देखिए, ये इसमें वॉलेटिलिटी थोड़ी कम होती है, लेकिन फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है।
3 डिविजन्स में है, खास करके पल्प, पेपर, टेक्सटाइल और रियल्टी। जैसा आपने कहा, बिरला एस्टेट्स करके इनकी जो सब्सिडरी है पूरी तरीके से रियल्टी में है। वर्ली में इनके प्रोजेक्ट हैं और भी कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अभी फ़िलहाल ही इन्होंने बैंगलोर में एक नई लैंड खरीदी है, वहाँ भी डेवलपमेंट करेंगे। तो रियल्टी एक बड़ी स्टोरी बन के आएगी। टेक्सटाइल अच्छा चल रहा है। पेपर में जो एक्सपेंशन होने थे हो गए हैं। पेपर की डिमांड अच्छी बनी हुई है, खास करके टिश्यू पेपर में जिस सेगमेंट में ये है। मैं समझता हूँ सारे पायदान पे खरी उतरती है। अवधि थोड़े लंबी हो सकती है लेकिन रिटर्न अच्छे बैठेंगे। इसमें और भी ऐड किया जा सकता है, जो स्टॉक है उसमें बने रहें। और भी 700 पे ऐड कर लिया जाए कि इंतजार करना है गिरावट का? और ऐड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से जो वैल्यूएशन है बहुत ही अट्रैक्टिव है इस लेवल पे। तो ठीक है, अच्छी कंपनी को आप ऐड कर रहे हो मैम। अभी भी इन लेवल्स के आसपास इन स्तरों पे मूल्यांकन जस्ट लगते हैं, ऐड किया जा सकता है। ये आपका कॉल, क्योंकि आप कह रहे हो ऐड करते करते अब 75 शेयर हो चुके हैं। कितनी और एपेटाइट है उस हिसाब से आप डिसाइड करना। लेकिन अच्छी कंपनी, अब ज्यादा घबराने की शायद इसमें जरूरत नहीं है। गाजियाबाद से मीनाक्षी जी आपको आपकी स्क्रीन पे अब नजर आएंगे। मीनाक्षी मैम, आप साक्षात नजर नहीं आ रहे, क्या हुआ? सॉरी सर, एक्टिव नहीं हो पा रहा मोबाइल की वजह से। कोई इशू नहीं। मीनाक्षी मैम, पहला सवाल सर विप्रो के लिए है। ओके, लिया हुआ के लिए मैंने लिए थे शेयर 550 रुपीज में 2 years बैक। अच्छा, आईटी और भी स्टॉक्स हैं पोर्टफोलियो में या सिर्फ विप्रो ही है? सर विप्रो ही है सर। सिर्फ विप्रो ही क्यों चुना था? और ये चुना क्या ट्रेडिंग के लिए था, लॉन्ग टर्म के लिए था? फंस गए क्या मामला? लॉन्ग टर्म के लिए सर। लॉन्ग टर्म ऑलरेडी ऑटोमेटिकली हो गया है, कुछ हो नहीं रहा है उसमें। तो मतलब लिया उस टाइम पे ट्रेडिंग का तो मन था? नहीं सर, लॉन्ग टाइम के लिए लिया था और 2 साल हो ही चुके हैं और नुकसान हो रहा है, आप ये कह रहे हो, है ना? जी। अच्छा, विप्रो की चुना था, बाकी कोई आईटी कंपनी दाव नहीं लगाया था? कुछ आपने अपनी सेल्फ स्टडी कर रखी थी या किसी ने बताया था विप्रो? बिल्कुल सर, बिल्कुल विप्रो के लिए मैंने लिया था। सेल्फ स्टडी करी थी कि लगा था कि टीसीएस वगैरह तो जैसे मेरे फादर ने ले रखे तो उसमें हो रहा था अच्छा, तो मुझे व्हाई नॉट ट्राई विप्रो आल्सो। और ये ऐसे ही हुआ कि इसके पीयर्स तो फिर भी ठीक ठाक कर गए, विप्रो ने तो 2 साल में कुछ भी नहीं, और ज्यादा दिक्कत आई इसके साथ। जी सर। राजेश सर, क्या करा जाए? विप्रो लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, 2 साल हो चुके हैं, अभी भी 150 रुपए नीचे चल रहा है। देखिए, वाकई दूसरे पीयर ग्रुप को अंडर परफॉर्म किया स्टॉक ने। नंबर्स इस बार दबाव में आए, खास करके बीएफएसआई और टेक सेगमेंट से दबाव देखा गया। सबसे अच्छी बात है कि कंपनी ने 12,000 करोड़, जो कि इस कंपनी के लिए सबसे बड़ा बायबैक है, अनाउंस कर रखा है 445 रुपये में, जो एक कुशन दे रहा है स्टॉक प्राइस को। मैं समझता हूं कि इन्हें बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और इसकी जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो 55 से 100% तक की एक्सेप्टेंस का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो अगर वहाँ जितना भी एक्सेप्ट होता है उसके बाद जो पैसे आएंगे उससे भले ही एवरेज कर लें या स्विच कर लें एचसीएल टेक में, इस वक्त बने रह करके बायबैक में पार्टिसिपेट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बायबैक में तो पार्टिसिपेट करना चाहिए, जितने भी एक्सेप्ट हुए बढ़िया हो जाएगा वो आपके लिए। खैर, ये व्यू विप्रो को लेकर आता हुआ। मेघा मैम, अगला सवाल कौन सा? सर मेरे पास एनएमडीसी है, 270 शेयर है 122 पर। तो इसका मुझे डिविडेंड भी जानना, ईयरली कितना देता है और इसको मैं आगे कब तक रखूं? कितना समय हो गया रखे हुए? ये मैंने भी 2-2.5 महीने पहले लिया। तो लिया क्यों था? डिविडेंड के लिए लिया था? सर यही समझ लीजिए, सुना अच्छा डिविडेंड देता है। तो एक बार डटोल तो लेना था किसी के कहने पे कि डिविडेंड आता कितना है। डिविडेंड अच्छा देता है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे ख्याल से देता है 7, 8, 9 रुपए के आसपास। डिविडेंड कुछ फिक्स नहीं होता किसी, है ना? तो 7, 8, 9 रुपए के आसपास आमतौर पर डिविडेंड आता है इस कंपनी का। और 7, 8, 9 रुपए बहुत बढ़िया डिविडेंड हो गया 111 के करंट भाव पे। तो डिविडेंड यील्ड तो तगड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या है? डिविडेंड के लिए ही लिया है मैंने कि मैंने कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, शेयर भाव बढ़ेगा इसके लिए लिया है? किस लिए? और भी ले सकती हूँ, मतलब अभी ऐड कर लूं या बाद में करूं? भाई, डिविडेंड प्ले के तौर पे एनएमडीसी क्या अच्छा विकल्प है राजेश सर? और मेरे पास ऑलरेडी है 121 के भाव पे 10 रुपए नीचे चल रहा है। क्या ये ऐसा स्टोरी है जिसको और ऐड करना चाहिए पोर्टफोलियो में? मेरे पास 270 शेयर ऑलरेडी हैं। देखिए, एनएमडीसी के साथ दिक्कत ये रही कि स्टॉक चला नहीं, अदरवाइज फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। नवंबर 2022 के बाद अगर आप देखेंगे तो करीब 4 बार इन्होंने प्राइस हाइक लिए हैं, जो कि आने वाले दिनों में इनके एबिटा और मार्जिन्स दोनों के इम्प्रूवमेंट में सहायता करेंगे।
सबसे बड़ी बात, जो स्टील डिवीजन था जहाँ केपेक्स का ओवरहैंग था वो डीमर्ज हो गया है, तो बैलेंस शीट कोई स्ट्रेन है नहीं। और जो डिविडेंड प्ले खास करके इन्होंने लिया है ना, आज की डेट में 13% की यील्ड बैठ रही है डिविडेंड में, जो कि बहुत शानदार कही जा सकती है। अब चूंकि डिविडेंड प्ले के लिए लिया है तो मैं मान के चल सकता हूँ कि लंबी अवधि के लिए लिए हैं। इस भाव में इन्हें बिल्कुल ऐड करने चाहिए। आयरन ओर के प्राइस और थोड़े से तेज होते हैं, इनको बहुत फ़ायदा होगा, और ऑलरेडी 4 बार प्राइस हाइक ले चुके हैं, उसका फ़ायदा आना तो अभी बाकी है नंबर्स में। मैं समझता हूँ सब तरीके से अच्छा है, यहाँ ऐड किया जा सकता है। मेरे हिसाब से ये 150 रुपये के टारगेट इसमें मान के चलने चाहिए अगले 2 क्वार्टर में। लीजिए भाई, बढ़िया कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा। 111 वाला 150 जाने की तैयारी कर रहा है, प्लस डिविडेंड डील तगड़ी है। अच्छा है स्टॉक मैम, रखिए। सरिता मैम, अगला सवाल। सर, BEML डीमर्ज होके मुझे 120 शेयर BLAL लैंड एसेट्स, हाँ, लैंड एसेट के मिले हैं। और ये जब से लिस्ट हुआ है तब से नीचे ही जा रहा था। अभी 1-2 दिन से शायद ये ऊपर कुछ रिकवरी आई है इसमें। रिकवरी आई या कह लूं संभलने की कोशिश कर रहा है ना, लिस्ट होने के बाद। अब इसका राजेश सर, आप लोगों ने होम में आई एम श्योर इसका मूल्यांकन करने की कोशिश करी होगी। क्या ट्रू वैल्यू, क्या इंट्रिंसिक वैल्यू आपके लिहाज से इनके लैंड एसेट्स की, BML के लिए सही भाव क्या है जिन जिन को मिला है? क्योंकि ये गिर ही चले जा रहा है, कहीं निकलना है या बने रहे, क्या करना है? देखिए, ये डिपेंड कर रहा है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि ये बहुत लंबी अवधि की स्टोरी हो सकती है। सिर्फ लैंड एसेट है, 550 एकड़ की लैंड है करीब करीब इनके पास बेंगलुरु और मैसूरू में। उसके अलावा 36,600 स्क्वायर फीट की कमर्शियल लैंड है, और उसकी वैल्यू अगर जोड़ी जाए तो करीब करीब 8400 करोड़ रुपए की आती है, जो कि पर शेयर 500-525 रुपये के आसपास आता है। अब जो ये मार्केट में ये लगातार डाउन सर्किट में चल रहा था, अब थोड़ा सा संभलने की कोशिश कर रहा है। वो इसलिए था कि पहले T2T सेगमेंट में था, अब ये नॉर्मल सेगमेंट में गया है, और मुझे लगता है कि यहाँ से एक प्राइस डिस्कवरी होगी। तो ये कहना मुश्किल है कि ये कितने दिनों में अपने रियल वैल्यू में आएगा। अगर आपकी अवधि छोटी है, आप ये ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं करना चाहते, तो मैं समझता हूँ कि 250 रुपये के आसपास आपको निकल जाना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप बनी रहती हैं, पूरा इसका वैल्यूएशन के लुत्फ़ उठाना चाहती हैं, तो मैं समझता हूँ एक लंबी अवधि तक इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि कहा नहीं जा सकता कि कब ये लैंड मोनेटाइज होगी। तो इससे बेहतर है कि आप 250-350 के आसपास निकल जाएं, और वो जो अपना कॉस्ट है आपका BML पूरा का जो प्री डीमर्जर का, उसमें वो पैसे को माइनस कर दें, और बाकी का इन्वेस्टमेंट आप कंटिन्यू कर सकती हैं, और या फिर इसी पैसे को जो मेन BML कंपनी है उसमें ऐड कर सकती हैं। तो मतलब ऊपर तो जाएगा 250-250 के आसपास अपन BML लैंड एसेट से निकलेंगे। मुश्किल ये कहना कि कब ये मोनेटाइज होगा, कब हम लोग उसके बेनिफिट्स रियलाइज कर पाएंगे। मीनाक्षी मैम, अगला सवाल विप्रो के बाद। मीनाक्षी मैम डिस्कनेक्ट हो गई। सवाल दिखा दीजिए स्क्रीन पे। अरे सर, L&T फाइनेंस का सवाल था 100 at 100, 100 शेयर 100 रुपए पे। आई एम श्योर लॉन्ग टर्म के लिए लिया होगा, या जो भी है, मैं लॉन्ग टर्म का मान लेता हूं, पर लॉन्ग टर्म में भी कुछ करके नहीं दिया है। मैनेजमेंट कमेंट्री कुछ और होती है, डिलीवरी कुछ और होती है। रिजल्ट्स लगातार डिसअपॉइंट करते हुए स्टॉक ने कितने समय से कुछ नहीं करके दिया। L&T की बाकी सब्सिडीज ने छप्पर फाड़ दिए, ये वो सब 100 वाला ही स्टॉक बन के रह गया। रखना है लॉन्ग टर्म के लिए, नहीं रखना है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, लगातार अंडर परफॉर्म करता हुआ स्टॉक दूसरी NBFCs कहीं की कहीं चली गई है, वहीं है, बावजूद इतने बड़े ब्रांड के। इस बार के नतीजे भी कोई विशेष नहीं आए। होलसेल बुक कम हो रही है, रिटेल बुक पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि जो बुक है वो उतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हुई भी नज़र नहीं आएगी। नंबर्स भी उतने एक्साइटिंग नहीं हैं। मैं समझता हूं कि इन्हें एक बार निकल जाने से बेहतर होगा। यहां से स्विच कर लें आदित्य बिरला कैपिटल में, जो कि एक NBFC है, या बजाज फिनसर्व में, या पूनावाला में, जो कि बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं। पता नहीं वो सुन रही नहीं सुन रही मीनाक्षी मैम, लेकिन स्विच करने की जरूरत L&T फाइनेंस होल्डिंग से। चलिए, इस नोट पर सरिता मैम, मेगा मैम और मीनाक्षी जी, अगर आप सुन रहे हो तो आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश सर, आप बने रहो ब्रेक के आप कुछ कह रहे हो मैम? सरिता मैम क्या कह रहे हो? मैं पूछ रही थी कि रिलायंस भी डीमर्ज होने वाला है, तो उसमें भी ऐड कर सकते हैं क्या? और राजेश सर, आपके 10 सेकंड है। रिलायंस डीमर्जर से पहले ऐड करूं नहीं करूं? अभी